मोरवा विस्थापन सवाल, संघर्ष और भरोसे की लड़ाई। मोरवा विस्थापन को लेकर लोगों के मन में अभी भी संशय की स्थिति है। खदानों के विस्तार के लिए एनसीएल द्वारा अपनाई जा रही विस्थापन प्रक्रिया पर स्थानीय नेता अमित तिवारी ने एक बार फिर अपनी बात साझा की है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए मंचों के कुछ पदाधिकारियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, मोरवा विस्थापन के रथ हमारे ही बीच के लोग 7 घोड़े बनकर खींचने में लगे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित तिवारी ने कहा कि एनसीएल प्रबंधन ने बेहद सुनियोजित तरीके से लोगों के बीच आपसी मतभेद पैदा किए, उन्हें आपस में लड़ाया और इसी का फायदा उठाकर अपना काम निकलवाया। उन्होंने साफ कहा कि शासकीय भूमि पर वर्षों से बसे लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जबकि यही लोग सबसे ज्यादा विस्थापन की मार झेल रहे हैं। पूर्व में हुए आंदोलन को याद करते हुए अमित तिवारी ने बताया कि उस समय जिला कलेक्टर उनकी बातों से सहमत थे। कलेक्टर ने यह भी स्वीकार किया था कि एनसीएल प्रबंधन ने शासकीय भूमि पर बसे लोगों के मुआवजे को लेकर प्रशासन को वास्तविक स्थिति से अलग जानकारी दी थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इससे पहले कि कोई ठोस निर्णय सामने आता, कलेक्टर का स्थानांतरण हो गया। नवागत कलेक्टर गौरव बैनल के सामने अब पूरा मामला है, जिसे समझने में समय लगेगा। हालांकि अमित तिवारी कहते हैं, सिंगरौली कलेक्टर की कार्यप्रणाली देखकर अभी भी भरोसा है कि न्याय की उम्मीद जिंदा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब यह लड़ाई सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी। वकीलों से चर्चा कर मोरवा विस्थापन और शासकीय भूमि पर बसे लोगों के अधिकारों का मुद्दा उच्च न्यायालय तक ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, यह लड़ाई घर, पहचान, सम्मान और भविष्य की है। और जब तक हर विस्थापित को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक यह आवाज थमेगी नहीं। नमस्कार, मैं मनीष चौधरी अपने सहयोगी राजकिशोर पांडे के साथ एक लंबे अंतराल के बाद फिर विस्थापन के मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हूँ। लंबा अंतराल इसलिए क्योंकि नोटिस बंटने के बाद और मुआवजा वितरण शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों में विस्थापन को लेकर अब रुचि कम होती दिख रही है। मैं फिर बता दूं कि एक बड़ा तबका अभी भी है जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इसे लेकर पूर्व में आंदोलन भी हुए, आगे भी कुछ रणनीति बन रही है। क्या है, जानेंगे हम अमित तिवारी जी से। अमित जी नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। सर्वप्रथम तो आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपका ये पूरा मुद्दा है? आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिंगरौली की समस्त जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। मुद्दा अभी भी वही है जो पहले था, जो कल था। उसमें जो कल था, आपने आंदोलन भी किया, कलेक्टर के पास जाकर के जो बात करनी थी, क्योंकि उस आंदोलन के बाद डीपी ने आपको स्पष्ट रूप से मंच से बोल दिया था कि आप कलेक्टर में जाके, कलेक्ट्रेट में जाके कलेक्टर साहब से इस मुद्दे पर बात कीजिए। कलेक्टर भी चेंज हो गए, नए कलेक्टर भी आ गए, उसके बाद भी अभी तक उस पर कुछ होता नहीं दिख रहा। देखिए, पुराने कलेक्टर साहब शुक्ला साहब को हम लोगों ने कन्विंस किया था, वो हमारी बात से सहमत भी हो गए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि हम मीटिंग कराते हैं आपकी, एनसीएल के साथ एक बैठक रखते हैं जिसमें सारे पक्षों को बुलाएंगे और सबको साथ बैठा के उस पर कोई न कोई सहमति बनाएंगे। दुर्भाग्य हमारा, उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर नए कलेक्टर साहब आ गए। नए कलेक्टर साहब से हमारी 4-5 बार मीटिंग हो चुकी है और उनसे जब हम लोग बात रखते हैं तो चूँकि उनको बहुत जानकारी नहीं है यहाँ के विस्थापन के बारे में, तो उनको एक एक बिंदु पर बताना पड़ता है सारी चीज़ों पर। फिर भी उन्होंने पिछले सप्ताह जब हम लोग गए थे तो उन्होंने कहा था कि एनसीएल के साथ मैं शीघ्र ही मीटिंग करूँगा और उसके बाद हम देखते हैं कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। अब देखते हैं कलेक्टर साहब की तरफ से क्या निकल के आता है, चूँकि एनसीएल ने गेंद कलेक्टर के पाले में डाल दिया है। ब्लास्टिंग का आलम आप देख रहे हैं, नियमित आप खेल रहे हैं। दूसरा एक क्षेत्र है 10 नंबर में, गढ़ौली में, वार्ड नंबर 10, वहाँ पर 12-13 घर हैं जिनको चारों तरफ से खोद दिया गया और उनको टापू बना दिया गया। उनके पास न बिजली है, न पानी है, न उनके आने जाने के लिए रास्ता है। वो माइंस के बीच से होकर जाते हैं। वहाँ उनकी इतनी दुर्गति हो रही है कि उनको बहुत हल्ला करते हैं तो सप्ताह में 1 टैंकर पानी उनको मिल जाता है। उसी से वो 1 सप्ताह अपना काम चला रहे हैं। कैसे जी रहे होंगे। वहाँ एक बहुत वायरल हुआ था लीला साहू जी का एक वीडियो, तो उसमें उन्होंने, वो भी प्रेग्नेंट थी, उन्होंने कहा था कि मैं गर्भवती हूँ और कभी भी पेन शुरू हो सकता है।
तो सांसद महोदय ने कहा था कि ठीक है, ऐसी स्थिति होगी तो हम आपको उठवा लेंगे। वहाँ भी एक महिला है, प्रेग्नेंट है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है। वो कलेक्टर साहब से मिलने भी मंगलवार को गई थी। कलेक्टर साहब नहीं थे, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वहाँ उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। मैं सारे सक्षम लोगों से फिर गुजारिश करता हूँ कि एक बार उन पर भी ध्यान दिया जाए। बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है। रात में अगर कहीं दर्द शुरू हो गया, कुछ हो गया, तो उस हालत में वहाँ तो एम्बुलेंस जा ही नहीं सकता है। तो उनके लिए भी व्यवस्था बनानी चाहिए। सारे प्रशासनिक अधिकारियों, सारे जो सक्षम हमारे नेता लोग हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इस विषय को संज्ञान में लिया जाए। और जहाँ तक विषय है विस्थापन का, तो विस्थापन का मुद्दा यथावत है। आप क्या समझ रहे हैं? विस्थापन का मुद्दा खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ है। क्या है, बी साई राम, देखिए एक वहाँ पे फ्रेम लगा हुआ है। मैं राजनीति छोटी से कहूँगा कि एक बार वो फ्रेम दिखाएं कि वो फ्रेम में क्या दर्शाया जा रहा है। उस फ्रेम में 7 घोड़े, 7 हॉर्सेस। उस फ्रेम में 7 हॉर्सेस हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुटे हुए हैं, जो भगवान सूर्य के रथ को खींचते हैं। और जब वो खींच के लेकर आते हैं तो ऊर्जा का संचार होता है दुनिया में। सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, प्रकाश फैलता है चारों तरफ। बी साई राम साहब के भी 7 घोड़े हैं, जो हमारे ही बीच के हैं, और वो विस्थापन के रथ को खींच रहे हैं और खींच के ले जाके गर्त में डाल रहे हैं। एनसीएल जिस तरह का रवैया अपना रहा है, आपको मैं बता दूं मनीष जी, कि नेताजी लोग तो अपना माल लेके सड़क लेंगे, आम जनता रोएगी। इसी सिंगरौली में आप देखिएगा, लोग छटपटा जाएंगे, क्योंकि इतना पेपरबाजी हो रहा है, इतना सारा कागज मांग रहा है, इतना सारा उसमें गलती निकाल रहा है। इनको तो हम लोग जानते हैं ना, ये तो कॉमा फुल स्टॉप में गलती निकालते हैं लोग। एनसीएल वाले हैं, कॉमा फुल स्टॉप में भी गलती निकालते हैं और अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं, कभी नहीं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो भी लोग समझौता करके आए हैं, एक एक आदमी को एक आप पट्टे वालों की बात में कर लो, जो पट्टे वाले लोग हैं उनको भी एक एक आदमी को 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच का घाटा हो रहा है। क्योंकि जमीन का जो दर इन्होंने निर्धारित किया है, ये कहते हैं कि वार्ड नंबर 30 का रेट हमने उठाया है। वार्ड नंबर 30 का पर डिस्मिल का जो रेट है वो 5,90,000 रुपया है एवरेज। अगर उसको डबल करेंगे आप तो 12 लाख रुपए के आसपास आएगा, 1180 के आसपास, ठीक है। उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट दे कितना रहे हैं हमको? दे रहे हैं 9 लाख के आसपास। क्यों? इनको अपना काम करना होता है, अपना बिल्डिंग बनाना होता है, तो CPWD का रेट उठाते हैं। जब हमको मुआवजा देना होता है तो PWD का रेट से देते हैं। मुआवजा का लार एक्ट में ये बार बार कहते हैं कि हम लार एक्ट के तहत विस्थापन कर रहे हैं। लार एक्ट के तहत, लार एक्ट में स्पष्ट मेंशन है कि भाई लार एक्ट के तहत जो मैक्सिमम रेट है वो देना है आपको। ये मिनिमम रेट उठा रहे हैं हमेशा। और हमारे लोग जो हमारी वकालत करने के लिए, जिनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था वहाँ पर, वो आज उनकी वकालत कर रहे हैं। तो हम तो अपनों से प्रताड़ित हो रहे हैं। यही करते करते तो 2 साल बीत गया। अब तो स्थानीय लोग मुआवजा लेने के लिए आतुर दिख रहे हैं वहाँ पर। सवाल यही है। अभी एक एनसीएल एक और स्कीम लेके आई है। स्कीम ये है कि आप लिख के दे दीजिए एनसीएल को कि हमको पूरा मुआवजा एक साथ चाहिए, पूरा पैसा हम एक साथ लेंगे। तो अगर आप ऐसा लिख के दे देते हैं तो वो क्या करेंगे कि वो बोलेंगे आपको कि आप घर गिरा के आइए, तो 10 दिन के अंदर आपको पेमेंट करेंगे। जितने लोग मुआवजे के लिए घर बनाए वो तो घर गिरा देंगे, तो एक होड़ मच जाएगी घर गिराने की। क्योंकि जो मुआवजे के लिए घर बनाए हैं वो तो कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर घर बनाए हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारा लोन चढ़ गया है जो इंटरेस्ट पर पैसा लिए हैं।
वो तो चाहेंगे कि हमको जल्दी से जल्दी मिले। अब उसमें हमको आपको अगर यही बात एनसीएल बोले कि आप घर गिरा के आइए और पूरा पैसा ले जाइए, कहाँ सामान रखेंगे? रोड पे, सड़क पे तो नहीं रख देंगे ना। और जमी जमाई गृहस्थी है, सबके घर में काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, तो लेकर कहाँ जाएंगे? तो हम लोग तो ये वेट कर रहे थे कि भैया आप पैसा दो, हम ज़मीन खरीदें, घर बनाएं, तो फिर सामान वहाँ शिफ्ट करें, तो यहाँ हम गिरा देंगे। अब ये एक नई कहानी इन्होंने शुरू कर दी। ये तो बोर्ड में आगे फैसला होने वाला है ना, 9 तारीख को सुनने में आया कि बोर्ड में जाएगा। को बोर्ड में लेके जाएंगे, ये इनका प्रपोजल है, इसको अप्रूव करा के लेके आएंगे, यही होगा। इनका जो रवैया है वो विस्थापित करने का नहीं है, मोरवा को प्रताड़ित करने का है। ये मोरवा को विलोपित नहीं कर रहे हैं। आज तक एक बात बताइए, ये कहते हैं लार एक्ट में स्थापन कर रहे हैं। लार एक्ट में स्पष्ट प्रोविजन है कि हरिजन आदिवासी को कहीं से भी उजाड़ने के पहले, विस्थापित करने के पहले उनके लिए आप घर बनाइए, उनके लिए उचित व्यवस्था वहाँ कीजिए, तब उनको वहाँ शिफ्ट करके तो यहाँ का घर गिराइए। कहाँ कर रहे हैं ये? एक टेंडर हुआ था यहाँ पर, पूछिएगा कभी टेंडर कहाँ है, क्या हो रहा है उसमें, कितनी बिल्डिंगें बनी, कहीं किसी के जानकारी में हो तो पूछ लीजिएगा कि बिल्डिंग बन रही है, नहीं बन रही है, आदिवासियों को करेंगे, हरिजन को करेंगे, नहीं करेंगे। ये लोग बात करते हैं। यहाँ पे 10 नंबर जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर गोंड, बैगा, अगरिया हैं, आदिवासी हैं। एक घर था वो, बाकी सब आदिवासी हैं वहाँ पर। और आदिवासियों के साथ इस तरह के का बिहेवियर, और वो भी मध्य प्रदेश में हो रहा है लगातार। शासन को भी इस पर सोचना चाहिए कि जितने सरकारी जमीन पर जो लोग बसे हैं, तो सरकारी जमीन पर जो रियल में बसे हैं, जो जिन्होंने मुआवजे के लिए घर बनाया है, मैं उनकी बात कतई नहीं करता हूँ। मुआवजे के लिए जो घर बनाए हैं उनको मिले ना मिले मुझे कोई लेना देना नहीं उस बात से। लेकिन जो रियल में यहाँ के बासिंदा हैं, मुश्किल से 2000 के आसपास घर होंगे, मुश्किल से, कम ही होंगे उससे। और उसमें मैक्सिमम लोग कौन हैं? डूब क्षेत्र से लोग वहाँ से माइग्रेट किए, आदिवासी थे, हरिजन थे, गरीब लोग थे, आए, वो देखे कि यहाँ पे ज़मीन खाली है और थोड़ा चिकना है, थोड़ा साफ सुथरा है, तो वहाँ बस गए, झोपड़ी लगा ली उन्होंने। झोपड़ी धीरे धीरे दीवार बन गई, दीवार में फिर ईंट टूट गया, फिर उसके ऊपर से शीट डाल दिया लोगों ने। यही तो है। कलेक्टर साहब को भी मैंने कहा था कि एक बार चल के देख लीजिए आप क्या स्थिति है। 4 बार बैठक होने के बावजूद भी कलेक्टर ने अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वो तो स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि उनकी मंशा नहीं दिख रही। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कलेक्टर साहब की मंशा नहीं है। वो नए हैं, अभी उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, और चीज़ों को बिना समझे डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बड़े प्रशासनिक पद पर हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, इस मुद्दे पर हम जरूर बात करेंगे। और मेरा इसलिए कहना था कि लोगों से ये मुद्दा उठ के आ रहा है कि जिला कलेक्टर इसमें संवेदनशील नहीं दिख रहा है। दरअसल क्या है मनीष जी कि ये जो मामला था, ये एनसीएल और यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में, इसमें कलेक्टर को इन्वॉल्व होने की बात ही नहीं। तो कलेक्टर साहब के इन्वॉल्वमेंट की को अनावश्यक इन्वॉल्व किया गया, ये जो सरकारी ज़मीन पर जो लोग थे उन पर प्रेशर बनाने के लिए। ये प्रेशर पॉलिटिक्स था एनसीएल का, जिसमें इनको शामिल किया गया और शुक्ला साहब इसमें शामिल हो गए। अब शुक्ला साहब ने एक मिनट्स जारी कर दिया है, जो एनसीएल ने जारी करवा दिया है, जबकि उस दिन की मीटिंग में जितने जनप्रतिनिधि या जितने यहाँ से प्रतिनिधि गए थे हमारे, सारे लोगों ने कहा है कि ये हमको स्वीकार्य नहीं है। बावजूद इसके मिनट्स जारी करा लिया इन लोगों ने। अब उसको लेके बैठे हैं कि नहीं, कलेक्टर साहब ने कर दिया, कलेक्टर साहब ने कर दिया, कलेक्टर साहब चले नहीं गए। पुराने कलेक्टर साहब को जब शुक्ला साहब को मैंने ये बात बताई कि सर ये स्थिति है यहाँ की, तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें तो मुझे बताई नहीं गई, मुझे तो कुछ और कहानी सुना कर गए। इस मुद्दे को लेकर के आप कोर्ट का रुख इख्तियार क्यों नहीं कर रहे हैं?
हम लोग कोर्ट के लिए भी हम लोग एक विकल्प हमारे सामने वो भी खुला है। अभी हम लोग उसके लिए बहुत सारा RTI लगा के डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि वहाँ जाने के पहले कागज चाहिए। कोर्ट में पेपर बोलता है, तो कोर्ट में जाने के पहले हमको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। वकीलों से बात हुई है, वो एक रास्ता है हमारे सामने। उसके पहले हम चाह रहे थे कि सहूलियत से बातें निपट जाएं यही से, ठीक है। और मेरा मानना ये था कि भाई इतने, एक तो ये लोग बसाहट की बात तो छोड़ ही दिए, भूल गए लोग। बीच में भलुगढ़ पड़ताली में दोनों पक्ष उलझ गए, और उसके बाद गोलबी उठा के पटकने की बात हुई, वो भी बात खत्म हो गई। इनका टेंडर आया गया, बात खत्म हो गई। कहाँ टेंडर गया, कौन किसको मिला, टेंडर हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। तो यही स्थिति है। इन लोगों की मंशा ही नहीं है बसाने की। इनकी मंशा शुरू से नहीं थी बसाने की। इनकी मंशा शुरू से थी कि इन लोग को आपस में लड़ाओ। वो अंग्रेजों का नहीं था फूट डालो और राज करो, तो यहाँ फूट डालो और विस्थापन करो की नीति साईं राम साहब बहुत बढ़िया से चल गए। और मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कम से कम कि NCL मैनेजमेंट बहुत बढ़िया चाल खेला, बहुत अच्छे से, बहुत सातिराना ढंग से खेल के, और बड़े अच्छे से, बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से विस्थापन करा गया। इतना बड़ा विस्थापन इतने अच्छे ढंग से करा लेने के लिए उनको तो शाबाशी मिलनी चाहिए। 9 तारीख को बोर्ड में बैठक होने वाली है, तमाम मुद्दे उस पर भी हैं, और चौथी लिस्ट भी जारी होने वाली है। काफ़ी लोगों का लिस्ट में नाम होने वाला है। ये पूरा NCL प्रबंधन 3 स्ट्रिप में इस पूरे NCL को ये सिंगरौली को विस्थापन करने की बात कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो पहला स्ट्रिप अभी जो जारी होने वाला है, ये मान के चलिए कि 9 नंबर वार्ड की ज़्यादातर क्षेत्र हैं उसमें विस्थापन में आ जाएंगे। 7 नंबर के और भी एक आध वार्ड और हैं। उसके बाद बाकी लोगों को अभी और आगे इंतजार करना पड़ेगा। इस पर आप क्या स्थानीय लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? मनीष जी, मैं बताऊं, देखिए भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है, केकरा पर करूं श्रृंगार जब सैया मोर आन्हर। तो किसके लिए श्रृंगार करूं? सवाल यही है कि जिनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें से कुछ लोग तो जाके वहाँ चेक ले रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे, मिठाई खा रहे थे, कुछ लोग कंधे पर भी चढ़ गए। आश्चर्य होता है, जिनके भले के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, वो लोग जाके NCL वालों के कंधों पर सवार होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। उन्हें खड़ा करने वाले भी तो आप ही थे, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, हम थे तो हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। भाई गलती सबसे होती है, इंसान है, भगवान तो है नहीं। और गलती नहीं होगी तो देवता हो जाएंगे ना, तो देवता होने का कोई शौक नहीं है हमको। हम लोग देखिए, हम लोग सीधे सीधे समाज सेवी लोग थे, ठीक है। आंदोलन में आने का कोई इरादा नहीं था, कहीं से भी कोई इच्छा भी नहीं थी, कोई राजनीतिक इच्छा मेरी है भी नहीं आज भी। मगर फिर भी शासकीय जमीन तो बसे लोग आज आपको उस नज़र से देखते हैं कि ये हमारे लिए कुछ कर जाएंगे। भाई वो उनकी सोच है और मैं उस सोच को सलाम करता हूँ कि चलिए ठीक है, वो मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं। लेकिन राजनीतिक इच्छा मेरी न कल थी, न आज है, न कल होगी। राजनीति से मेरा कहीं कोई वास्ता नहीं है। हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग रहे हैं, काम करना मेरा शौक रहा है। और अभी भी जैसे आप लोग देखते होंगे, कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है, वो 35-40 दिन का एक रहता है हम लोगों का, तो वो चलेगा। 15 तारीख को आप लोग सादर आमंत्रित भी है खिचड़ी खाने के लिए। 15 तारीख को ये खिचड़ी भोज करेंगे हम लोग, तो उस अवसर पर भी आप सादर आमंत्रित हैं सारे लोग। तो वो चलते रहता है। लेकिन आप कभी भी मतलब आप जिनको बोल रहे हैं कि आपने खड़ा किया था, तो उनको हमने इसलिए खड़ा किया था कि मुझे लगा कि चलो एक बंदा इन्हीं के बीच से निकाल के इनको खड़ा कर दो, ताकि इनकी लड़ाई यही लोग लड़े, हम सामने आना नहीं चाहते थे। बाद में जब मैंने देखा कि स्थिति टर्न ले ली, यू टर्न हो गई और वो उधर के पाले में जाके बैठ गए, मजबूरी में सामने आना पड़ा। और आज भी हम लोगों की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। NCL मैनेजमेंट ये ना समझ ले कि लड़ाई खत्म हुई है, अभी तो ये साल बीत गया, वर्ष 2026 शुरू हो गया। अब अंत में हमें आप ये बताइए कि अब कोर्ट की प्रक्रिया के लिए आप कब तक जा रहे हैं और कलेक्टर साहब से आपको आखिरी उम्मीद कब तक रहेगी? कलेक्टर साहब से मेरी उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई है और कल भी कुछ लोग जाएंगे कलेक्टर साहब से, रेगुलर लोग मिलने जा रहे हैं।
और वही लोग हैं जो सही मायने में विस्थापित हो रहे हैं। सरकारी भूमि पर बसे हुए जो लोग हैं वो लोग अधिक संख्या में जाके वहाँ मिल रहे हैं, उनसे अपनी बात भी रख रहे हैं वहाँ पर भी। और जन सुनवाई में भी लोग जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं हर मंगलवार को। और अभी कलेक्टर साहब के साथ मेरे को लगता है उनको थोड़ा और कन्विंस करने की ज़रूरत है और उनको बताने की ज़रूरत है कि वो नए हैं बिल्कुल यहाँ के लिए और यहाँ की चीज़ों को भी वो समझ ले रहे हैं। उनको तो विस्थापन के मामले में विस्थापन की बात कीजिए तो बंधौरा और बंधा की बात करने लगते हैं। जब बंधौरा और बंधा की बात करते हैं या अडानी की बात करते हैं तो एनसीएल की बात क्यों नहीं? एनसीएल की बात जब हम लोगों ने उन्हें बताई है तो उनको लगा कि यहाँ भी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जिन पर चर्चा करना आवश्यक है और इसीलिए उन्होंने एनसीएल वालों को बुलाया भी है वार्ता के लिए। और उस पर वो वार्ता कर लें एक बार, एनसीएल के लोग क्या बोलते हैं, वहाँ किस तरह से कन्विंस करते हैं। अब कन्विंस करते हैं कि उनको कंफ्यूज करते हैं, उसके बाद जब हम लोग मिलेंगे तो पता चलेगा कि वो इन लोगों ने अपनी क्या बात रखी वहाँ। वो हमसे पूछ रहे थे कि आप बोल रहे हैं कि सरकारी ज़मीन में भी जो लोग बसे हैं उनको मिलना चाहिए। बोले बिल्कुल, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम बोले सर अभी 10 नंबर का विस्थापन हुआ है बरौली का। 10 नंबर के विस्थापन में एनसीएल ने सबको बराबर का मुआवजा दिया है, विस्थापन लाभ। जमीन का पैसा सर हम लोग नहीं मांग रहे। बोले हाँ ये बात सही है आपकी। तो हम बोले सर ज़मीन का पैसा हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि घर का पैसा दीजिए, जो परिवारों को मिलना हो हाँ वो बराबर दे दीजिए। तो वो इस बात से कन्विंस है। बोले नहीं ये बात तो सही है, ये तो होना चाहिए था। हम बोले सर एक बात सुनिए, विस्थापन जो होता है, विस्थापन लाभ जो मिलता है वो भवन के आधार पर मिलता है, भूमि के आधार पर नहीं मिलता है। तो जब भवन के बेस पर हमको मिलना है तो भवन तो उनका भी उजड़ रहा है ना जो सरकारी ज़मीन में बसे हैं, जो फॉरेस्ट लैंड में बसे हैं और जो पट्टे वालों में भवन सबका उजड़ रहा है। तो भवन का लाभ हम उस आधार पर विस्थापन लाभ देने की बात कर रहे हैं। तो वो इस बात से कॉन्विंस थे। थोड़ा उनको थोड़ा क्या है कि काम का लोड बहुत ज़्यादा है और थोड़ा अनुभव की कमी है। नए नए प्रशासनिक अधिकारी, मुझे लगता है कलेक्टर शायद पहली बार कलेक्टर के रूप में यहाँ ज्वाइन किए हैं, लेकिन बहुत सुलझे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सुलझे हुए हैं और बहुत पॉजिटिव है। मतलब उनमें जज्बा है समाज के लिए कुछ करने का, देश के लिए कुछ करने का। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिससे हम लोग बहुत आसान्वित हैं कि फैसला जरूर हमारे पक्ष में होगा। जिस दिन कलेक्टर साहब को मौका मिलेगा, जिस दिन कलेक्टर साहब चीज़ों को समझ जाएंगे, उस दिन कुछ न कुछ बहुत अच्छा होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर साहब मोरवा की जनता को लेकर के कुछ पॉजिटिव रिस्पांस दिखाएंगे। हालांकि ये रिस्पांस समय रहते हो गया तो ज़्यादा बेहतर है। और अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े और इन्होंने अब सारी बातें रखी अपने सामने कि ये कोर्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट का रुख भी इख्तियार करेंगे और कलेक्टर साहब को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं अब ये आगामी समय में 2026 अभी शुरुआत पर है, आगामी समय में विस्थापन की ओर जाता है। नमस्कार।